आ जाओ अर्जेंट बाबू। हेलो, वीडियो बनाने वालों को भी दिखा। सभी लोगों का आने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो प्रोग्राम रखा गया है तो मेरे छोटे भाई सबील असगर ने ये कदम उठाया है मिंबरी के लिए, वसीम असगर ने, और जो कि मौलाना अली जनाब मौलाना हबीबुल हसन साहब के फर्जंद हैं। सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हर रुख से जानते हैं। तो तमाम वार्ड के जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश है कि इस बार जो है मौका दें और आजमाएं। आपके ही भरोसे पे, आपके ही दुआओं के सहारे ये कदम उठाया गया है। और देखें, यहाँ आने वाले हर वार्ड के मेंबरान का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ उन्होंने हमें कीमती वक्त दिया है। यहाँ आने वाले जो मेंबरान हैं, अली जनाब शबी अब्बास छोटे भाई, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी सीरत साहब, वसीम अकरम जो जिनके वालिद साहब पहले से ही सभासद रह चुके हैं अपने वार्ड के, और देखें हनीफ अंसारी साहब हैं, बाबू भाई हैं, जाकिर अंसारी हैं, चौधरी हन्नान हैं, उवैस भाई हैं, शावेद साहब हैं, हमारे हबीब रजा भाई हैं, शारिफ भाई हैं जो माहिर भाई के बेटे हैं, विकार हैदर एडवोकेट हैं। इन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें, आप लोग सब जानते हैं कि हिम्मत अफजाई के पहला कदम उठाया मेरे छोटे भाई ने, और देखे बाहर अपने रह के आया, सब रंग देखे हुए है और क्या क्या कर सकता है, जो ऐसा है ऐसी तरक्की वार्ड में चाहता है। और मैं अब गुजारिश करूंगा मेरे छोटे भाई सबील असगर आए, वसीम असगर आए और अपने विचार बताएं। सबसे पहले आप सभी को सलाम अलैकुम और बहुत बहुत शुक्रिया सभी आने वालों का। और जो जहाँ भी सुन रहे हैं, मेरी खास दरख्वास्त है कि इसका मकसद ये है कि मैं खड़ा हुआ हूँ तो कोई वजह होगी। बहुत सारे सवाल थे कि ऐसा क्यों कदम उठा कि अभी तक यहाँ पर थे नहीं। तो मेरा छोटा भाई तमसील जो काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा था, तो मुझे काफ़ी सारे फ़ोन आए कि जब तमसील चला गया तो तुम क्यों आए। तो इलेक्शन से कुछ दिन पहले भी सभी को पता है जो उसके दोस्त थे कि मैंने उसको मुंबई बुलाया था और मैंने पूछा कि क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे लोग फ़ोन कर रहे थे कि तुमको क्या ज़रूरत है या तुम क्यों हो, सेटल हो, वहाँ पे अच्छा चल रहा है, तो सिरसी में इलेक्शन लड़ने का क्या है तुम्हारा प्लान है। तो उसने मुझे बताया उसकी सोच ये थी कि अभी तक हमें हर चीज़ की परेशानी उठानी पड़ रही थी। पिछले 10 साल से जितने भी हमारे जो भी इलेक्शन में चुने गए थे लोग थे कि उन्होंने हमारे कितने मुद्दे उठाए। सबकी परेशानियां सेम है, वो किसी भी वार्ड में हो, हमारे वार्ड में हो। 10 साल से हमारी सिरसी कहाँ पे अटकी हुई है ये सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। सब रोड पे निकलते हैं, सब रास्ते देखते हैं, सबने देखा है कि हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। जो लोग सिरसी के बाहर रहते हैं हर या यहाँ पे भी रहते हैं, लेकिन सबका एक ही ख्वाब है कि वो हमारी सिरसी को तरक्की की तरफ लेकर जाए। बहुत सारे वसीम मेंबर और बहुत सारे सवाल थे। मुझे फोन आए, अरे तुमको क्या जरूरत है, समझदार आदमी हो, सेटल हो, समझदार हो, तुमको क्या जरूरत थी। तो मैंने सोचा यार किताब तो मैंने भी पढ़ी है,
थोड़ा सा जो पॉलिटिक्स था वो मैंने भी पढ़ा था, तो उसमें सबसे पहला था कि जो इलेक्शन लड़े वो समझदार हो। तो उनकी बात का सबसे पहले मैं जवाब ये दूंगा कि समझदार हूं, तुम यहाँ माना है मुझे समझदार, तो मैं आ गया मैदान में। फिर उन्होंने बोला कि यार तुम सेटल हो, तो मुझे लगता है कि अगर सेटल हूं तो मैं कुछ कर सकता हूं सिरसी के लिए, मोहल्ले के लिए, वार्ड के लिए। तो कुछ मुद्दे मैं भी देखता था काफी साल से, और ऐसा नहीं है कि एक्टिव नहीं था, काफी सारा एनालाइज किया है, चाहे वो कहीं पे भी हो, मुंबई में रह के भी काफी सारे इलेक्शन में मैं डॉक्टर सैयद अहमद जो मिनिस्टर रह चुके हैं, सब कुछ लोग जानते हैं मरहूम को, उनके साथ टाइम बिताया, पढ़ा है, काफी सारी किताबें पढ़ी हैं। कि जैसे मुझे फिर एक सवाल किया गया कि वार्ड मेंबर क्यों, वार्ड मेंबर से क्या फायदा, क्या मिलेगा वार्ड मेंबर से? मिलेगा, मुझे मिलेगा, मिले बस्ती को मिलेगा। जब गवर्नमेंट ने रूल बनाया है वार्ड मेंबर के तो कुछ अधिकार दिए होंगे, चाहे वो अलग बात है कि हमारे जो चुने हुए वार्ड मेंबर थे उनको ना पता हो, कुछ तो उनके हाथ में होगा, तभी तो वार्ड मेंबर का पोस्ट रखा है, कुछ तो उनका काम होगा। तो फिर मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, देख रहा था, गूगल पे भी मैंने डाला, तो वहां पर 2014 के बाद जो नगर पंचायत या ग्राम पंचायत बना गए हैं, वहां पे एक आर्टिकल 20 है। उस आर्टिकल 20 के अंदर जो वार्ड मेंबर है उनके अधिकार लिखे गए कि वार्ड मेंबर के अधिकार क्या है। जब मैंने वो पढ़े और फिर नजर डाली सिरसी के ऊपर, देखा कि वार्ड मेंबर तो कुछ काम करते नहीं है। हमारे सिरसी में 15 वार्ड है, हम नगर में आते हैं, हम शहर की तरफ पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कस्बा कब बना वो तो मुझे याद नहीं, 30 साल या 25 साल जब भी है, लेकिन हमारे सबसे बड़ा फेलियर ये है कि अगर हम 30 साल से नगर में हैं तो अब तक शहर क्यों नहीं बने? हमारा अभी तक, हम नगर पंचायत क्यों हैं? हम शहरी विकास सोचना चालू है, हमारा ग्राम विकास, हम अब तक ग्राम विकास में क्यों हैं? काफी सारे मुद्दे हैं कि कचरा उठाने के लिए, अभी आज ही शाम को मैं खड़ा था, सफाई करा रहा था, तो हमें एक फोन कराना पड़ा कि कचरा उठाओ यहाँ से, जबकि वार्ड मेंबर लोकल लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं, कम से कम इतना तो करो कि मोहल्ले में घूम के सफाई करा दो। फिर मैंने देखा कि काफी सारे टॉपिक हैं जो उन चीजों पे बात हो सकती है और क्यों नहीं हो रही है, हम क्यों उन बातों को नहीं कर रहे। फिर मुझे बोला है कि आपसी लड़ाई हो जाएगी, रंजिशें हो जाएंगी। मैंने बोला मेरा लड़ाई का कोई काम नहीं है, मुझे सिखाया नहीं गया कि मैं लड़ाई लड़ूं, और ना मैंने आज तक झगड़ा किया, ना मेरे किसी फैमिली का कभी किसी ने नाम खराब सुना है कि हम झगड़ा कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गलौज कर रहे हैं। और इलेक्शन है, इलेक्शन में समझदार लोगों को, पढ़े लिखों को, लोगों को आना चाहिए, तो थोड़ा पढ़ा लिखा मैं भी था, आगे सब यही बोलते हैं कि पढ़ा लिखा आना चाहिए, समझदार हो। तो अगर समझदार थे और आगे काम कर रहे थे, अब तक मौका मिला, जिसने भी जितना किया लोगों को समझ में दिख रहा है कि किसने कितना काम किया है या नहीं किया है, वो बताने की जरूरत नहीं है। तो वार्ड मेंबर का जो आर्टिकल 20 में सबसे पहला वार्ड मेंबर का काम है कि यहाँ टाउन एरिया जो बना है हमारा, उसमें 6 कमेटियां बनती हैं। चेयरमैन साहब एक्सपीरियंस से बैठे हैं, इनको पता है कि उसमें 6 समितियां बनती हैं, और जो चेयरमैन या ग्राम प्रधान जो भी होता है वो सिर्फ 2 कमेटी का मेंबर होता है, सिर्फ 2 कमेटी का मेंबर होता है। जैसे मंत्रिमंडल विधानसभा में बनता हो या पार्लियामेंट में बनता हो, इसको ग्रामीण मंत्रिमंडल ही कहा जाता है। जो वार्ड मेंबर से बनता है, जिसमें 4 मंत्रिमंडल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वार्ड मेंबर ही बनाते हैं, और जिसके उनके 29 टॉपिक्स हैं, उन 29 टॉपिक्स में 6 समिति बनती है, जिसमें 2 का चेयरमैन सिर्फ चेयरमैन होता है या प्रधान जो भी नगर अध्यक्ष होता है। उसके बाद जो 4 समितियां होती है, उसके अंदर वो एक सब वार्ड मेंबर मिला के 4 समितियां बनाई जाती है, जिसमें एक वार्ड मेंबर को कम से कम 3 समिति का अध्यक्ष मेंबर होना पड़ता है, और वही लोग आपस में चुनते हैं कि उसको अध्यक्ष कौन बनेगा। उसके अंडर में जितने भी लोग हैं, जो भी काम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे सिरसी के लिहाज से, सबसे इंपॉर्टेंट काम है लोक निर्माण का, लोक निर्माण विभाग, यानी रोड, खड़ंजा, नाली, ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये ऑन पेपर सिरसी के अंदर हो रहा है। ये काम अगर कमेटी बनी है, कमेटी के मेंबर है, तो जाहिर सी बात है ऑन पेपर वो काम हो रहा है, उसका गवर्नमेंट पैसा दे रही है। अगर वो पैसा आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, और टाउन एरिया से पैसा गायब हो रहा है, और हमारे नाली, खड़ंजे सब गंदगी फैली हुई है, तो पैसा गया कहां? या तो आपको जानकारी की कमी है कि वार्ड मेंबर साइन करके आ गए, उनको पता ही नहीं कि समिति भी बनती है कि नहीं बनती है, या ठेकेदारी से काम चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा समझदार हो तो फिर समझदारी वाली बात करूंगा। बाबा इतना भरोसे से तुमने कहा है, मुझे फोन किया, तुम समझदार हो, इलेक्शन क्यों लड़ रहे हो? ये वजह है, अल्लाह का शुक्र है घर चल रहा है? मैं क्यों बुराई लूंगा? बुराई नहीं लूंगा, मेरा भी फर्ज बनता है। मैं सिरसी में आता हूँ, मुझे भी शौक है कि यार मैं मुंबई में रहता हूँ, इतने बेहतरीन घर बने हुए, इतने बेहतरीन लोग रहते हैं, काम के रोजगार है। मैं आया, इतना सन्नाटा, इतने कम लोग, हमारे बचपन में तो बच्चे भरे रहते थे, जो आज कमी है। क्यों?
कि हमारे जो भी पॉलिटिशियंस थे उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई लोगों को रोकने के लिए कि हम सिर्फ मुहर्रम में ही मुलाकात करेंगे। जब हम आएंगे सबसे मिलना चाहिए, यहाँ पे रोजगार होना चाहिए। पूरी जिंदगी घर के बाहर कमाए और घर पे आए तो हमें टूटी हुई सड़क मिले। चेयरमैन साहब थे, जब पहला इन्होंने इलेक्शन जीता ताला चाबी से, मुझे आज भी याद है, मैं छोटा सा था और मैं जवाहरलाल में शायद पढ़ता था, आदर्श में 9th या 10th क्लास में था। वो रोड पड़ा था चेयरमैन साहब के सामने ही, और उस टाइम पार्टी से थे और चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा रोड डाला था। उसके बाद जितने भी चेयरमैन आए, क्या उस रोड की देखरेख हुई? ये सिर्फ रोड डाल दी, तोड़फोड़ का कोई काम देखेगा नहीं। किसी ने खुदाई करी है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? टाउन एरिया को इतना पैसा आता है कि आप लोगों को अभी तक पता नहीं कि आपके नगर के लिए कितना पैसा आता है, आपको जानकारी नहीं है। अगर उस बात की जानकारी हो जाए तो मैं यकीन से कहता हूं कि सिरसी जैसे शहर जो नगर में आता है वो 5 साल के अंदर शहर बन जाएगा। 5 साल के अंदर, ये गारंटी की बात है, पूरा पैसा बन जाएगा। और इस बार हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि चेयरमैन साहब को मैंने बात की थी, मेरी फैजान भाई से बात हुई, चेयरमैन साहब से बात हुई। मैं कहा चेयरमैन साहब मैं खड़ा हूंगा, आपसे टिकट लूंगा, लेकिन मेरा हक है कि मैं आपसे अपना हक मांगूंगा। मैं डरूंगा नहीं कि मैं आपके सामने खड़े होने से, क्योंकि मैं अभी तक, उन्होंने कहा कि तुम जिम्मेदार हो, मुझसे सवाल किया कि तुम जिम्मेदार हो, घर के जिम्मेदार हो। मैंने कहा अब मैं अपने मोहल्ले का जिम्मेदार बनूंगा, अपने वार्ड का। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, जैसे मैं अपने घर पे कोई परेशानी ना आए तो अपने वार्ड पे परेशानी ना आने दूं। किसी को कोई परेशानी हो उनके साथ खड़े हो जाओ। जितनी भी गवर्नमेंट से योजनाएं आती हैं, कितनी योजनाओं के बारे में लोगों को पता है? कितने रोजगार योजनाएं आई है, घर बनाने की योजनाएं, कितने घर कंप्लीट हुए? 2, 4, 10, 15, आपको पता भी नहीं है। सिरसी के अंदर 1200 घर बनाने की परमिशन है ऑन पेपर। प्रधानमंत्री भी जो ग्रामीण योजना चल रही है, मनरेगा हो, काफी सारी योजनाएं हैं। मैंने कहा कि जब चेयरमैन साहब से मैं बात करूंगा और जब चेयरमैन साहब इंशाल्लाह जब चुनकर आएंगे, हम सब, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, हम सबके सामने चेयरमैन साहब से कहेंगे कि हमारे मोहल्ले की, हमारे सिरसी की परेशानियां दूर करें। उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ उरूज आलम साहब को क्यों चुना? बहुत बड़ी वजह है कि उरूज आलम साहब को साथ क्यों चुना। मैंने आपके सवाल का जवाब आपने दिया कि समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, जिम्मेदार हो। मैंने कहा कि जवाब तो आपने दिया। मेरी अभी तक तो चेयरमैन साहब से इनके सर्टिफिकेट तो मैंने देखे नहीं है, पर मैंने सुना है बड़ों से, जब पहला इलेक्शन जीता था, अलीगढ़ से पढ़े हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और घर के बड़े भी हैं। तो और क्या चाहिए? एक घर को बनाने के लिए क्या चाहिए? घर में बड़ा समझदार हो, सबको लेके चलने वाला हो, यही चाहिए ना। तो आज चेयरमैन साहब खड़े आप लोगों के बीच में, और आए एक बार मौका दीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूं, जितने भी मेंबर बैठे, मैं सबकी तरफ से बोलता हूं, हम सब पूरी सिरसी के लिए जब काम की बात आएगी, हम चेयरमैन साहब से खड़े होकर अपना हक सबके सामने मांगेंगे। हम अपनी मुश्किलें चेयरमैन साहब के साथ लेके जाएंगे। एक रूल है कि जब हर महीने हर वार्ड में एक मेंबर का फर्ज बनता है जो ऑन पेपर है। हर साल यूपी के अंदर, सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूं, 60 लाख कुछ हजार वार्ड मेंबर बनते हैं, जिसको गवर्नमेंट ट्रेनिंग देने के लिए भी पैसे देती है। सिर्फ वार्ड मेंबर को यह बताने के लिए ट्रेनिंग देती है कि उसके अधिकार क्या है। जिन लोगों को नहीं पता है कि उसके अधिकार क्या है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि मेंबर को भी ट्रेनिंग मिलती है, और ये ऑन पेपर है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 पूरी सही तैयारी के साथ आया हूं, सबूत के साथ, किताबें पढ़ के, गूगल देख के पढ़ा लिखा हूं, जाहिल नहीं हूं। और ऐसा यहां से बोल रहा हूं तो ऐसे नहीं बोल दूंगा कि झूठ बोल रहा हूं। आप जाके देख लो, ट्रेनिंग दी जाती। 7 लाख से ऊपर वार्ड मेंबर को ट्रेनिंग देने का प्रावधान है, और उसके लिए कमेटियां बनाई गई हैं कि मेंबरों को बताओ कि उनके अधिकार क्या है, वो अपने वार्ड में किस चीज की मांग कर सकते हैं। 7 लाख से ज्यादा वार्ड मेंबर के लिए गवर्नमेंट ने इंतजाम किया, तो खर्चा भी होगा, ट्रेनर का खर्चा होगा, तैयारी होगी, जगह का होगा। कितने वार्ड मेंबर है, कितने टाउन एरिया में उसका इंतजाम किया गया? कितनी वार्ड मेंबरों की ट्रेनिंग हुई है? नहीं हुई ना। वो होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब जानकारी होगी, जब हम पढ़े लिखे होंगे, हम पढ़ते लिखते इसलिए कि हम अपना हक मांग सके। हम अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स क्या है? मुझे कहा कि दुश्मनी हो जाएगी। मैंने कहा मेरा पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं दुश्मनी हो जाए। मैं थोड़े ना किसी को जाके मारने वाला हूं। किसको मारूंगा? पहली बात तो ये, पूरी सिरसी में सब रिश्तेदार, सब खानदान, सब दोस्त, किसको मारूं? अपने भाई को मार दूं? ये पॉलिटिक्स है? तो ये पॉलिटिक्स से तो मैं बहुत दूर हूं। मुझे तो सिखाया नहीं गई। मैं एक मौलाना की औलाद हूं, उन्होंने कहा कि मिलके रहो, सब्र करो,
अपनों से बात करो, मुस्कुरा के मिलो, और मोमिन की पहचान भी मुस्कुराना है। मैंने हमेशा ये सीखा है, और जितने लोग मुझे जानते हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, जितने मेरे स्कूल में पढ़े, सबको पता है कि मैं कैसा हूं या क्या है। और तभी तो उन्होंने मुझे फोन किया ना कि यार तुम क्यों आ रहे हो, क्यों आए हो। वो परेशान है या खुश है। उन्होंने मोहब्बत में कहा कि कहीं वसीम मैदान में आएगा तो उनके जैसा ना हो जाए। कि वसीम मैदान में आएगा उनके जैसा ना हो जाए। तो मैं आज उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि वसीम उनके जैसा नहीं होगा। जैसा बचपन में था, जैसा तुमने देखा स्कूल टाइम से, मुंबई में मिले, बाहर मिले, यहाँ पे आया, सबको पता, वैसे ही रहेगा। और आज चेयरमैन साहब के सामने बैठ के मैं बोल रहा हूँ कि जब कल बात रिजल्ट की आएगी, हक की बात आएगी, जब विकास की बात आएगी, सबसे आगे आप लोगों को मैं ना दिखूं तो मेरा आके दामन पकड़ना या गिरेबान पकड़ लेना कि वसीम तूने वादा करा था, तू वार्ड के लिए ये काम करा के देगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गया था। मेरा तो मकसद भी यही है ना कि मुझे किसी को कहना ना पड़े, सफाई करा दो, फोन करा दो, रोड टूटा हुआ है, खरंजा नाली बनवा दो, टाउन एरिया शानदार बन गया, हमारे घर शानदार नहीं बने। हमें टाउन एरिया की जरूरत है क्या बनाने की? हमें हमारे घरों के सामने के रोड साफ चाहिए ताकि हमारे घरों में धूल ना हो। टाउन एरिया बाद में बने, पहले हमारे रोड बने, हमारे खरंजे बने, हमारी गाड़ियां, हमारे लोग आराम से निकले। मैं बारिश में देखता हूँ पूरा पानी, रोड के ऊपर कचरा, पानी। कितना इंतजाम किया गया टाउन एरिया की तरफ से जो नालियां साफ हुई हैं। कितने दिन नालियां साफ होती हैं? हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार, वो भी लोग खड़े होकर कराते हैं। क्यों? उनके काम का हिसाब किताब है कि नहीं? कितने मेंबर हैं काम करने वाले, कितने वर्कर लगाए आपने, कितना पैसा ले रहे हो आप? गवर्नमेंट से तो ऑन पेपर आप पैसा ले रहे हो, हर कमेटी का, हर समिति का, हर विकास का, हर रोड के नाम पे। तो कहां जा डाल रहे हो आप पैसा? उसका विकास कहें अपने प्लॉट खरीदने में, अपने घर बनाने में। आपका पैसा है वो, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर किसी का ऊंचा घर बन रहा है, वो रोड नहीं बना रहा है, आपका पैसा है। और आपकी गलती है कि आप उससे जाके अपना हक नहीं मांग रहे, चाहे वो कोई भी हो, चुना हुआ कैंडिडेट है, आपने वोट दिया है, वो आपकी गलती है कि आप उससे अपना हक नहीं मांग रहे। अब के बार मौका है, चुन लो ऐसा कैंडिडेट कि जिसका पहले से घर बना हो, नया घर खड़ा ना करे। ऐसा कैंडिडेट कि जो जिससे तुम अपने दिल की बात कह सको, उनसे ना कहो, उनके साथियों से कहो। वार्ड मेंबर है, हम 15 लोग हैं मेंबर के अंदर, उसके हमारे भी दोस्त हैं, सबकी बात है। और एक ऐसा कैंडिडेट चुनने की जरूरत है जिसके घर में तुम बिंदास जाके धाम से हाजिर हो सको कि चेयरमैन साहब मैं आया हूं, तुम्हारी रैली में था, और शर्माए ना अपना हक मांगने के लिए। अभी आपके चबूतरे पे मैं हक कर लूं, आप मुझसे झगड़ा कर लोगे, और आपको पता नहीं आपके करोड़ों रुपए दबा के बैठ गए लोग, आपको पता ही नहीं है। आपको लगता है वो हमारा थोड़ी सरकार का है। सरकार किसकी है? आप किस देश में रहते हो? वोट आपका है, आपने चुना है, मौका दिया है, अब वक्त है बदल लो, अब वक्त मिला है, बदल डालो। तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है या रिक्वेस्ट समझो, मेरे भाई हो आप, जो भी है, ये आपका हक है, ले लो। चेयरमैन साहब सामने बैठे हैं, हक मांगना छीन लो। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद चुन के आएंगे। हर आदमी को मैं बोल रहा हूं, मैं आपके आगे खड़ा रहूंगा जब हक की बात आएगी, मैं चेयरमैन साहब से मांगूंगा। सबसे एक बड़ा मुद्दा और है जो मुझे बहुत हमने सबने किताबों में पढ़ा है कि वो पूरा होना चाहिए, कि जब मैं पहले आता था तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारी जीने के लिए, सबसे ज्यादा जीने के लिए जरूरी एम्प्लॉयमेंट। जो दूसरे नंबर का मुद्दा है, सरकार ने ग्रामीण विकास योजना में लगाया है। पहला क्या है? लोक निर्माण। दूसरा क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण पे हमारा कितना काम है? हमें सांस कहां से मिलती है? हमें सांस मिलती है पेड़ों से, हमें सांस मिलती है पेड़ों से। हर साल सरकार दूसरे नंबर काम के लिए इतना पैसा देती है कि आपको 1 से 2 लाख पेड़ों का पैसा दिया जाता है कि आप लगाओ। आप चलो वहां से, इस रोड से, मेरे वार्ड से लेके क्या रोडवेज से चलो, कितने पेड़? आपको परेशानी हो रही है ना, बीमारियां आ रही हैं, कहां से आ रही है बीमारियां? कितना सरकार ने पेड़ लगाए? सरकार ने किसको पैसा दिया? किसने खाया? वो बात की बात। लगाए कितने? एक गिनाओ। जब मैं पहले चलता था बचपन में, मेरे होते हुए 4-5 पेड़ तो थे। एक आपके मोहल्ले में था, एक पीछे था, हमारे फूफो के घर के सामने था। कम से कम सांस तो ताजी मिलती थी, पुराने लोग बैठते थे। अब तो बैठने की जगह भी तो दो। गर्मी के अंदर घर से बाहर निकलना मुश्किल है। पर्यावरण सबसे बड़ा मुद्दा है, बीमारियों की जड़ वो है। आपको फोड़े, फुंसी, बीमारी, दमा, कैंसर, जितनी बीमारियां हो रही है आपको, सबके लिए पेड़ जिम्मेदार है। आप पेड़ काटोगे, आपकी जिंदगी कटेगी।
ये पढ़ा है, जितने भी है सब स्कूल गए, जितने भी स्कूल, और उसका पैसा आता है। कितने लोगों ने जाके पूछा चेयरमैन से कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, सिरसी में कितने पेड़ है, आपने कितने पेड़ लगवाए? टाउन एरिया में 40 से 50 पेड़ खड़े शायद, मैं देखे थे। सारे पेड़ वहां लगा दिए क्या? सिर्फ 40 पेड़ों की पैसा आता है कि 40 पेड़ लगाएंगे हम टाउन एरिया में, क्योंकि आप वहां पे बैठते हो और सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप पावर में हो ना, पैसा तो आप खा रहे हो। क्या हमसे सवाल कैसे पूछेंगे? सवाल आपसे पूछेंगे, जो चुन के आएगा उससे सवाल पूछेंगे, जो चुना हुआ नहीं उससे हम उसके पास क्यों जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे? जिसके पास होगा। आप उसी के पास तो जाओगे ना जिसके पास होगा, जिसके पास होगा नहीं उसके पास जाने का मतलब नहीं। तो हमारा एक ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस दिन इंशाल्लाह हम जीतेंगे, मैं जीतूंगा, चेयरमैन साहब जीतेंगे, सबसे पहले हम इन 2 चीजों पे काम करेंगे। सबसे पहले लोक निर्माण, पर्यावरण। जैसे भी लोगों को घरे में अगर पेड़ नहीं लगा सकते, गमला लगा सकते हैं, 4 फूल लगा सकते हैं, छोटा गमला, बड़ा गमला, छत के ऊपर, छज्जे के ऊपर, दीवार के ऊपर, हर जगह लग सकता है। कोई बहाना नहीं कि मेरे घर में अमरूद का पेड़ नहीं आ सकता, घर छोटा हो गया, कोई परेशानी नहीं, घर के अंदर अमरूद हो गया, फुलवारी लगा दो। कितने लोगों ने लगा के रखी है फुलवारी? कौन सा सरकार ने लगवाई है? उसका हक सरकार का बनता है, गवर्नमेंट का बनता है, चेयरमैन का बनता है। कितनों ने जवाब मांगा? कितने गुलदस्ते आए, किसके घर में गमले आए, जरा बताओ। कितने मेंबर ने इलेक्शन के बाद, कितने वार्ड मेंबर ने आके पूछा कि तुमको क्या परेशानी है? मैं ये कहता हूं, चलो कामकाज वाले आदमी हर रोज नहीं आ सकते, 5 साल में कम से कम 5 चक्कर तो लगाओ, एक बार मीटिंग तो करो सबको बुला के। जैसे इलेक्शन में अभी मैंने भीड़ जमा करी है, बाद में ना बुलाऊं तो मेरी गलती। सिर्फ मैंने दिखाने के लिए भीड़ जमा करी है क्या? जब मैं जीत के आऊंगा आपका जवाब बनता है मुझसे मांगने का कि तुम वार्ड मेंबर हो, तुम हमारे मुखिया हो, तुम चेयरमैन साहब के पास चलो। मैं आपको भेजू तो मेरी गलती, मैं चलूंगा सबसे पहले। कभी ये परेशानी लेके आए, और पर्सनल परेशानी थोड़ी है, कौन किसी से मांग रहा है पर्सनल के लिए? कोई किसी का भी सब अल्लाह का शुक्र, सब कमा रहा है, सबके हाथ पैर है, सब कोई मोहताज नहीं। हम सरकार की सुविधाओं के लिए मांग रहे हैं, जो आपके पास पैसा आएगा या आ रहा है उसके लिए मांगेंगे, और उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी जरूरी है। आज या कल आप लोग खामोश नहीं बैठ सकते उस बात के लिए। मैं आज भी आपको बता रहा हूं, आपको खामोश बैठोगे आपकी गलती होगी, बिल्कुल आपकी गलती होगी। हर महीने एक वार्ड मेंबर की मीटिंग होना जरूरी है अपने वार्ड वाले लोगों के साथ। वो जाएगा, चेयरमैन साहब को बताएगा, वहां पे सारे मेंबर अपने अपने पर्चे जमा करते हैं। ये रूल है, मैं बना के नहीं बोलूं कि मेरी बनाई हुई शर्त है या मेरी बनाई हुई रूल है, ये किताबी रूल है कि आप वहां पे जाएंगे, वहां पे कमेटी होगी, वहां पे पास होगा कि ये काम इस मोहल्ले में, इस गली के अंदर होगा, और वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि काम हुआ या नहीं हुआ, या काम शुरू हुआ तो रुक क्यों गया, अटका क्यों। हर इंसान को, ये लोकतंत्र है ना, बोलते हैं लोकतंत्र है, हर इंसान को बोलने की आजादी है, हर कोई नेता है लोकतंत्र में। आदमी चौराहे पे बैठ के प्राइम मिनिस्टर को कटाक्ष करता है, ये लोकतंत्र है। प्राइम मिनिस्टर से ये काम अच्छा नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर रहा है क्योंकि लोकतंत्र है, राजा नहीं है। राजा से आप सवाल करो, गर्दन काट दे, हाथ काट दे, वो नहीं काट सकता क्योंकि आपका वोट है। और अपने वोट को पहचान लो, अपने वोट की पावर को पहचान लो। आने वाले टाइम में, मैं अभी आपको बता रहा हूं, बाहर का माहौल ऐसा है, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत, एक एक वोट की वैल्यू है आपकी, एक एक वोट आपके बहुत काम आने वाला है। और मैं एक बात की आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी जो माहौल है, ये मैंने पढ़ा है कि जो औरतों का, मैं औरतों के बारे में मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हक है, जो लेडीज है हमारी, उनका हक है कि कुछ लोग हैं जो अब, पहले और अब में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आजकल तो वो समानता और बराबरी सब चल रही है लेडीज के बारे में, तो लेडीज का वोट जरूर बढ़ाना। मैं, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, लेडीज का हक उनका वोट डालना है। शर्त है कि पर्दे में हो, वहां पे बेपर्दगी तो होती नहीं है। आप मार्केट में भेजते हो ना अपनी माँ बहनों को, वहां पे कौन सी बेपर्दगी होती है? वोट लाइन से डलता है, औरतों की लाइन में डलता है। उस वोट की पावर को पहचानिए। आप कहते हो हमारा कैंडिडेट हार गया, क्यों हारा? क्योंकि आपने 100-150 औरतें घर में रखी है जिनको निकाला नहीं बाहर, उनका हक दिलाने के लिए। वो जो आइडेंटिटी कार्ड बना है औरत का, वो पासपोर्ट के लिए नहीं बना है, वो इलेक्शन में वोट डालने के लिए बना है। और सरकार में औरत मर्द का बराबर हक है, बराबर। जब लेने का टाइम आएगा तो आप औरत का राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लेके आएंगे कि हमारी औरतें दे दो उसका हक। तो मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि माहौल को पहचाने, वक्त को पहचाने, और अपनी औरतों का जो भी है वोट डलवाए, ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाए। परसेंटेज का बहुत बड़ा एक शहर के ऊपर फर्क पड़ता है। और ये मेरी पर्सनल गुजारिश है, माहौल है कि आप जैसे भी फैसिलिटी हो
पर्दे में लेके जाए, रिक्शा में लेके जाए, उनका वोट जरूर लें। तो वोट डालने वाला जिंदा है, वोट डालने वाला जनसंख्या गिनी जाएगी कि कितने लोग जिंदा थे। तो जितने लोग जिंदा थे उन्होंने वोट डाला, जिन्होंने नहीं डाला वो। और मैं गुजारिश करूंगा, मैं इतना ही कहना चाहता था और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ध्यान से सुना। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो मेरी कहने का मकसद था वो हर आखिरी आदमी तक और मेरी आवाज जहां तक जा रही है वहां तक पहुंच गई होगी। मैं गुजारिश करता हूं हमारे चेयरमैन प्रत्याशी जनाब सैयद उरूज एक कुछ हमारे मेरे दोस्त हैं वार्ड नंबर ओवैस भाई, वो भी कुछ बोलना चाहते हैं, उनके भी कुछ है तो उनका भी वार्ड नंबर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आए सभी हजरात का बेहद शुक्रिया। मैं आप सभी का तमाम शुक्रगुजार रहूंगा। मैं मोहम्मद उवैस प्रत्याशी वार्ड नंबर 10। इस बार माहौल बहुत अच्छा है। आप सब अपने एक एक वोट को चेयरमैन उरूज आलम साहब के पक्ष में डालकर फिर से सिरसी का चेयरमैन बनाएं। आपका बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, मैं चेयरमैन साहब को दावत सुखन दूं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। आज की सभा में मौजूद प्रत्याशी सभासद और हाजिरीन, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव चेयरमैनी का करीब आ गया है। काफी कैंडिडेट खड़े हुए हैं। सभी कैंडिडेटों को आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसा अब आपको मैं एक अपील ये करने आया हूं, चाहे सुन रहे हो माइक से, कल को फेसबुक पर सुने और व्हाट्सएप पर भी देखें, कि मेरी अपील यह है कि एक तरफा वोट करें आप लोग। उसकी वजह यह है कि हमारे सिरसी समाज में गलत तरीके से वो कर वो फिरका परस्ती कर और फिरका परस्ती का पेड़ बोकर 10 साल चेयरमैनी करी हम सबके ऊपर। अब मैं ये चाहता हूं कि सारे लोग एक तरफा वोट करें, जिसे बेहतर समझे उसे करें। अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे ना करें, और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है तो मुझे बताएं कि मेरे अंदर क्या कमी है। मेरे भाई में कोई कमी हो, मुझ में कोई कमी हो, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया हो, अगर कोई मुझसे कोई गुस्ताखी हो, कोई गलती हो गई हो तो उसको भी मैं माजरत चाहूंगा। अगर मेरे नजर में है, किसी आपकी नजर में कोई गुस्ताखी की हो, की भी मैं माजरत चाहूंगा। और जितने आजकल आप देख रहे हैं झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, सारे फिरका लोग जो है, फिरके के लोग हैं, सब परेशान हैं, झूठे मुकदमे फंसाए जा रहे हैं और राजनीति की जा रही है, आपस में झगड़ा करा के उसमें राजनीति कराई जा रही है और अपना विकास किया जा रहा है। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि ये आपको फैसला करना है कि कौन बेहतर है, उसी को एक तरफा वोट करें। फिर दोबारा मैं ये कहूंगा कि एक तरफा वोट करें, जिसको भी करें, ये कोई जरूरी नहीं है, जिसको बेहतर समझे। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं और सबका जिन्होंने हिम्मत अफजाई करी उन सबका मैं शुक्रगुजार हूं, जो इतनी दूर से आन के अपना वक्त निकाल के मेरी हिम्मत अफजाई की है। और वसीम असगर साहब का जिन्होंने इतना जबरदस्त प्रोग्राम कराया, इनका भी मैं शुक्रगुजार रहूंगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब का कि उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली। और बहुत बड़ा दिल चाहिए ये बात बोलने के लिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए ये बात बोलने के लिए कि एक तरफा इलेक्शन करना चाहिए। कुछ तो फायदे के लिए बोला होगा, कुछ तो सोचा होगा कि खुद कैंडिडेट है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे वोट करें,
उन्होंने कहा कि एक तरफा वोट करें जिसे करें। ये बहुत बड़ा दिल चाहिए, अगर ऐसा सब करे तो वैसे ही नक्शा बदल जाना। और अब मैं आप लोग ऐसे ही बैठ रहे हैं, सब जितने भी हमारे वार्ड मेंबर हैं हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, उनको हम माला पहनाकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा, मेरी फैजान भाई से गुजारिश है कि वो सबसे आगे आ जाए, पीछे से उनकी बाइक लेके कोई नहीं जाएगा। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे जनाब हबीब रजा साहब का, हमारे वार्ड मेंबर हबीब रजा साहब। छोटे भाई का थोड़ा हेलो रसी मामा सामने से ऐसे खड़ा कर ध्यान चौधरी जीरा ऐसे खड़ा करवा के डलवा भाई खड़ा हाँ, इधर थे और मेरे दोस्त मेरे हमनाम वसीम अकरम साहब का, हनीफ अंसारी साहब का, जनाब बाबू साहब का, तालियां बजाते रहे, सो रहे ना, इतनी अच्छी स्पीच दी है मैंने। और बहुत ऐसा नहीं कि कुछ लाया था अलग से, यही था, आपको सिर्फ जानकारी देनी थी। जाकिर अंसारी साहब, चौधरी हन्नान रजा साहब, गुलाम मामा ओ गुलाम मामा ऐसे घुमा के ओवैस किदवई साहब, और मेरा दोस्त मेरा छोटा भाई बचपन का साथी शारिफ अब्बास साहब। डलवा लूं शावेद भाई पहले आ गए, ये भी बचपन के साथी, इन्होंने पहले सुन लिया। शारिफ अब्बास, और हमारे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हुए सैयद भाई, सैयद चचा कहूँ, ताए कहूँ, क्या क्या कहूँ, मेरे तो फैमिली मेंबर है। तमसील बप्पन भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे ताए बप्पन भाई, हमारे चाचा माहिर भाई, और तमसील के दोस्त, इनका तो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो सऊदी अरब से फोन आ जाएगा, वफार भाई। शेयर मार दियो पापा को पास गई देख रहा। और अब मैं मौलाना गजम्फर अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा, मौलाना आज हमारे बीच में है, और कमर अब्बास मौलाई साहब, कमर अब्बास मौलाई साहब, सामने से हट जाओ भाई, सामने से हट जाओ, सामने से थोड़ा सामने से हटो। कमर अब्बास मौलाई साहब हैं तो सुनने को। अयूब भाई, रेहान मेरी अयूब भाई से गुजारिश है कि वो रेहान मंच पे आ जाए। और रेहान नूर हसन नेताजी,
थोड़े पीछे हो जाओ माइक से, जरा वीडियो बन जाएगी जरा सही से। रफीक भाई, तहजीब भाई, चलेगा रफीक भाई, कुमैल, मोहम्मद भाई, कमर भाई, मुजम्मिल भाई, कमर भाई काट डालना है। आरिफ भाई, आरिफ भाई को काफी टाइम से जाना। मुजम्मिल भाई, आरिफ भाई, जाफर भाई, नईम कुरैशी, नईम कुरैशी साहब, डालो डालो। रईस भाई खान साहब, कमर भाई, कमर अब्बास भाई, छोटे भाई सेलमैन, नाम लगा आपका? हो गया? कदीर भाई, आजादार, कदीर भाई कुम्हारों में जो है वो मंच पे है। आजादार भाई, कदीर भाई, आजादार भाई, आ जाइए आ जाइए। बाबू भाई खान साहब, बाबू चच्चा, जेंटल भाई, जेंटल भाई, अब वसीम असगर साहब, हटियो भाई हटियो, सामने से हट जाओ। और मैं आप बैठ जाइए प्लीज, एक बार बैठ, 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, बस खत्म है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ और मैं उन सभी लोगों से माफी चाहता हूँ जो रह गए हैं, जिनका नाम मैं ले नहीं पाया, टाइम की भी वजह है थोड़ी सी। और मैं कुछ फैजान भाई खड़ा थोड़ा साइड में, साइड से होती है। मुझे एक किसी खास इंसान को शुक्रिया बोलना है बहुत ज्यादा। वो अब मुझे यहाँ पे सबके सामने उनका नाम नहीं भी लेना था क्योंकि वो मेरा उनसे कुछ करीबी रिश्ता है। मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे बड़े भाई, तहसील का दोस्त कहूँ या गाइडर कहूँ या जो भी कहूँ, जिन्होंने आज इतनी हिम्मत बनाई है और मुझे उन्हें समझाया है कि तुम जैसे लोगों की जरूरत है आने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे बड़े भाई फैजान भाई का, कि जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ है, जिनकी वजह से
आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है कि तुम कर दोगे, और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, कुछ जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और वो खड़े रहे मेरे साथ। मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ फैजान भाई का, और मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ अपने हाथों से। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान भाई। बस आप बैठ जाइए और कुछ मुमकिन सी कोशिश है उसको कबूल कर लीजिए, जो भी है आप लोग। बस इतने लोगों को मैं शायद वहां तक ना पहुंच पाऊं, या जो भी आखिरी आदमी था। आप बैठ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर भाई आ जाओ, आओ शादी। उमर भाई एक फोटो सबके, काशिफ सबके एक ग्रुप फोटो आ जाओ सब। सब आगा ग्रुप में आ जाओ। सरखील और आ जाओ, ऐसे आ जाओ। सरखील, विनिश, हाँ। नहीं भाई भी लगा दिया करेंगे हमारे हाथ से। चलो हाँ, बस चलना है ये फेसबुक पे है भाई अब आ देखो अरे वसीम मामा, हेलो हेलो, माइक रख लियो। माइक कहाँ फेंक दिया? माइक वसीम भाई, हेलो। आइए एकदम। फोन की देर बनानी, क्या फोन करेंगे? हार भी पिनाया तो डाक के बोल रहे हैं बहुत। हाँ ये अब हाथ से दिखा दो। है
पीछे को ले आ, पीछे को बस पीछे को पहुंचा दो, पीछे को आराम से आराम से। आप ले जाइए, मम्मू ले आओ, उसे ले आइए। एक दे दो, इधर दे देंगे। आगे पहुंचा दो, आगे